दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आपके लिए काले जादू की एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जिसको सुनकर आप सबको ही बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम अरुण है। आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो तब की है जब मैं सिर्फ क्लास 8 में था। गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हुई थी। जब मैं एक दिन स्कूल से लौटा तो खाना वगैरह करके बस थका थका सोने को लेटा ही था कि आधी नींद में ही मुझे मेरा दम घटता हुआ महसूस हुआ। काफ़ी कोशिश कर रहा था मैं सांस लेने की, लेकिन सांस ले नहीं पा रहा था। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई और मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उठकर बैठा और पानी पीकर थोड़ा रिलैक्स होकर जब मुझे अच्छा लगा तो मैं वापस लेट गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी बंद आंखों से ही जब मैंने गेट की तरफ करवट ली तो उन्हीं आधी खुली और आधी बंद आंखों से ही मैंने देखा कि दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे। ये देख मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरा दिल ठंडा पड़ गया था। डर की वजह से मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकली। आवाज़ सुन मम्मी दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और मेरे पास बैठकर मुझे मेरे चिल्लाने का कारण पूछ ही रही थी कि अचानक उनकी नज़र मेरे गले पर गई तो उनको मेरे गले पर कुछ नीले नीले उंगलियों के निशान दिखे। उन्होंने मुझसे पूछा, अरे अरुण, तेरे गले पर ये उंगलियों के निशान कैसे? मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था अभी पिछले कुछ पलों में। वो निशान मेरे गले पर कैसे आए थे मैं कुछ नहीं जानता था। उस दिन तो बात जैसे तैसे ख़त्म हो गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी मेरे बुरे वक्त की। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मेरे साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ रही थी। मैं मानो हर पल मौत की तरफ बढ़ रहा था। उस दिन के बाद से ही मैं बहुत कमज़ोरी महसूस करता। अपने पूरे बदन में गुस्सा और चिड़चिड़ापन हर वक्त मेरे ऊपर हावी रहता। लेकिन उससे भी ज़्यादा डर वाली बात यह थी कि जब जब मैं सोने की कोशिश करता तो मेरा दम घुटने लगता और मैं सो नहीं पाता। कई बार मुझे ऐसा लगता कि मानो कोई मेरा नाम पुकारता। मैं अपनी माँ और पापा की आवाज़ अच्छे से जानता था, लेकिन मुझे सुनाई दे रही आवाज़ें उनकी नहीं होती थी। जब से मेरे साथ ये सारी अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हुई थी तब से मम्मी और पापा ने मुझे अपने साथ सुलाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन जब मैं मम्मी और पापा के साथ सो रहा था कि अचानक फर्स्ट फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। कदमों की वो भारी भरकम आवाज़ मैं साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था और सुन पा रहा था। ऐसा लगा कि मानो फर्स्ट फ्लोर पर कोई था, लेकिन पूरे घर में सिर्फ मैं, मम्मी और पापा ही रहते थे जो इस वक्त मेरे बगल में सो रहे थे। ऐसे में ऊपर कौन होगा ये सोच के ही मुझे डर लग रहा था। लेकिन उससे भी ज़्यादा डर और सोचने वाली बात यह थी कि ऊपर के फ्लोर पे जाने का सिर्फ एक ही गेट था और उस गेट पर मम्मी रोज़ रात को सोने से पहले ताला लगा देती थी। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन उस रात न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं ऊपर जाऊँगा और देखूँगा कि मामला क्या है। मैं धीरे से अपने बेड से उतरा और फर्स्ट फ्लोर की चाबियां लेकर दबे कदमों के साथ फर्स्ट फ्लोर के गेट तक पहुंचा। बहुत कम आवाज़ करते हुए मैंने फर्स्ट फ्लोर का दरवाज़ा खोला और फिर पूरी छत पर एक नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था। पर थोड़ा गौर करने पर मुझे छत के कोने से एक आवाज़ आ रही थी। बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ थी वो। मैं ना चाहते हुए भी उस आवाज़ की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो आवाज़ और तेज़ हो रही थी। रात के सन्नाटे में मुझे अपनी धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी कि तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। उस पल ऐसा महसूस हुआ मुझे मानो मेरा दिल अभी छाती से बाहर आ जाएगा। पलटकर देखा तो पापा खड़े थे। वो मुझसे पूछने लगे कि इतनी रात गए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मैंने बात घुमाते हुए उनसे बोला कि अरे वो
पापा वो बिल्लियाँ लड़ रही थी तो मैं उनकी आवाज़ से ही मेरी नींद खुल गई, तो बस उनको भगाने आया था यहाँ पे। पापा बोले कि रात को तो मम्मी दरवाज़ा लॉक कर देती है। मैं बोला हाँ पापा, वो रात को मम्मी बंद तो कर देती हैं, लेकिन कभी कभी दोपहर को ना पापा दरवाज़ा खुला रहता है, शायद तभी आ गई होंगी। इसके बाद मैं पापा के साथ नीचे आ गया, लेकिन उस रात शायद उस आवाज़ का पीछा करते हुए छत पर आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरी जो दुर्दशा हुई वो आज सिर्फ मेरे माँ और मेरे बाप जानते हैं। करीब 6 दिन के अंदर ही मेरा शरीर ऐसा हो गया कि मैं खुद उठकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था। मेरा चेहरा देखकर ऐसा लगता मानो शरीर में खून बचा ही ना हो। पापा ने मुझे कई डॉक्टर्स को दिखाया और कई टेस्ट भी करवाए, सब कुछ नॉर्मल था। मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, कई बार तो वो मेरा चेहरा देख रो पड़ती थी। पापा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। दरअसल परेशानी की असली वजह यह थी कि मेरी हालत इतनी ख़राब होने के बावजूद भी कोई बीमारी नहीं निकल रही थी। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें या क्या ना करें। ऐसे ही एक दिन पापा के ऑफिस के एक दोस्त ने उनको फ़ोन किया और पूछा कि पिछले 8 दिनों से पापा ऑफिस क्यों नहीं आए हैं। तो पापा ने उनको सारी बात बताई। तो इसके जवाब में पापा के दोस्त ने बोला कि वो आज शाम को ही मुझे देखने मेरे घर आएंगे। शाम हुई, पापा के दोस्त घर आए, उन्होंने मेरी हालत देखी और फिर पापा ने उनको मेरी सारी रिपोर्ट्स दिखाई। सब देखने के बाद उन्होंने पापा को अकेले में बात करने को बुलाया। जब पापा अकेले में उनसे बात करने गए तो उन्होंने पापा से कहा, यार विवेक, एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना भाई। पापा ने कहा, हाँ बोल। तो उन्होंने बोला कि यार जिस तरह की हालत तेरे बेटे की है और तू बोल रहा है कि सारे टेस्ट करवा दिए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दिया है और कुछ नहीं निकल रहा है। यार सच बोलूँ ना तो मुझे ये कोई ऊपरी चक्कर लगता है। पापा और मम्मी तांत्रिक, ओझा और जादू टोने पर यकीन नहीं करते थे, पर उस वक्त उनके पास कोई चारा भी नहीं था। तो ना चाहते हुए भी उनको पापा को अपने दोस्त की बात सुननी पड़ी और इन बातों पर यकीन करते हुए ही वो बोले कि तो फिर ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। तो पापा के दोस्त ने बोला, यार देख, मैं जानता हूँ कि तू इन सब बातों पे यकीन नहीं करता है, लेकिन अब मैं जो बोलूँ उसको ध्यान से सुनना। पापा ने ध्यान से सुनना शुरू किया। उन्होंने बोला कि तुझे पता होगा कि अक्सर शमशान या मंदिरों के बाहर कुछ ऐसे साधु बैठते हैं जिनको अघोरी बोला जाता है, जिनके बदन पर राख होती है। वो तेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन आजकल 90% लोग सिर्फ ढोंग करते हैं, और तू ढूंढने भी जाएगा तो तुझे हर कोई सिर्फ झूठा और ढोंगी ही मिलेगा। तो पापा ने उनसे पूछा कि फिर इसका समाधान क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो चिंता ना करें, मैं एक ऐसे ही अघोरी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो ना तो तुमसे पैसे लेगा और ना ही तुम्हें कोई उल्टी सीधी चीज़ें करने को बताएगा, पर इतना ज़रूर है कि वो तुम्हारे बेटे की समस्या का समाधान ज़रूर कर देगा। और अगले ही दिन अंकल उस अघोरी को लेकर आए और घर में आते ही उन्होंने एक लंबी सांस ली, जैसे उन्हें किसी चीज़ का आभास हो गया हो। इसके बाद वो कुछ देर वहीं गेट पर खड़े रहे और फिर 5 मिनट गेट पर खड़े होने के बाद वो अंदर आए। अंदर बेड पर मेरे अगल बगल मम्मी पापा बैठे थे। उन्होंने उस अघोरी को मेरे साथ घटी अब तक की सारी घटना बताई और सारी बातें सुनने के बाद उस अघोरी ने बोला, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस आपको मेरे द्वारा बताया गया एक काम करना होगा। उन्होंने मम्मी और पापा से कहा कि दिल्ली से 412 किलोमीटर दूर एक जगह है पुष्कर, वहाँ ब्रह्मदेव का एक मंदिर है। उस मंदिर में ब्रह्मकुंड नामक एक झील है। इसको वहाँ ले जाकर उस झील में एक बार स्नान कराना होगा। इसकी सारी परेशानियाँ, सारे रोग ठीक हो जाएंगे और ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद मम्मी और पापा ने उस अघोरी से पूछा कि लेकिन हमारे बेटे के साथ तकलीफ़ क्या हुई है,
तो उस अघोरी ने एक कड़क आवाज़ में बोला, पहले जो बोला दिया है वो काम करो। इसके बाद उस अघोरी ने बोला कि जब तुम पुष्कर से लौटोगे तो आने के बाद अपने बेटे को 15 दिन कहीं बाहर मत भेजना, इसको घर पर ही रखना, और 15 दिन बाद जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब मैं वापस आऊँगा और बताऊँगा कि इसकी तकलीफ़ का कारण क्या था, यानी इसके साथ दिक्कत क्या हुई थी। इसके बाद भी वो साधु वहाँ से चले गए और इधर पापा ने बिल्कुल देर नहीं की और अगले ही दिन वो मुझे और मम्मी को लेकर पुष्कर पहुँचे। हर एक चीज़ बिल्कुल वैसी ही करी जैसी उस अघोरी ने बताई थी। रात हमने पुष्कर की एक टूरिस्ट लॉज में बिताई और अगले ही दिन हम वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपनी हालत में काफ़ी सुधार महसूस कर पा रहा था। हालांकि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बदलाव मैं महसूस कर पा रहा था। इसके बाद हम दिल्ली पहुँचे तो हर बीतते दिन के साथ मैं बेहतर हो रहा था, यानी पहले से बेहतर। सब कुछ मानो एक चमत्कार था। पापा मम्मी को इन तांत्रिक ओझा पर और जादू टोने पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर मेरी हालत में ज़बरदस्त सुधार देखकर वो विश्वास करने पर मजबूर हो गए। अब बस इंतज़ार था तो 15 दिन पूरे होने का, क्योंकि उस अघोरी ने कहा था कि 15 दिन पूरे होने पर वो वापस आएगा और बताएगा कि मेरी परेशानी क्या थी। और 15 दिन पूरे हुए जब वो अघोरी पापा के दोस्त के साथ हमारे घर आया। सबसे पहले पापा मम्मी और मुझसे उस अघोरी ने एक ही बात एक साथ पूछी। उसने कहा कि ज़रा सोच के बताइए कि क्या अभी से कुछ वक्त, कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले आप लोगों की किसी से लड़ाई तो नहीं हुई थी, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी लड़ाई। पापा ने और मैंने तो बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन मम्मी थोड़ी सोच में थी और उसके बाद ही वो एकदम से बोल पड़ी, जी हुई थी। उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला कि अभी से करीब 1.5 महीने पहले जब अरुण के स्कूल गर्मी की छुट्टी की वजह से बंद हुए थे, तब अरुण के दादाजी ने अरुण के पिताजी को गांव बुलाया था। दरअसल गांव में अरुण के दादाजी की काफ़ी संपत्ति है, जिसमें 3 से 4 घर और कई खेत हैं, जो वे अरुण के पिताजी के नाम करना चाहते थे, क्योंकि अरुण का एक चाचा भी है, राकेश, जो काफ़ी बदतमीज़ और बिगड़ैल है। और ससुर जी यानी अरुण के पिताजी को डर था कि कहीं अगर किसी दिन उनकी मौत हो गई तो राकेश सारी जायदाद यूं ही बर्बाद कर देगा, और फिर इन ज़मीन को लेके और इन सारी चीज़ों को लेके अरुण के पिताजी और अरुण के चाचा जी के बीच लड़ाई होगी। तो इसीलिए उन्होंने चुपके से राकेश से छुपते छुपाते अरुण के पिताजी को गांव बुलाया था। लेकिन कहीं से राकेश को ये बात मालूम पड़ गई और वो भी गांव पहुंचा अपना हिस्सा मांगने। तो पिताजी ने उसको साफ साफ बोल दिया था कि तुम्हें अब जायदाद में से 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अपने हिस्से की सारी ज़मीन पहले ही बर्बाद कर चुके हो। ये बात सुनते ही पिताजी को राकेश मारने दौड़ा तो अरुण के पिताजी उसको 2 थप्पड़ मारे और उसकी पुलिस कंप्लेन कर दी। तो उस वक्त तो लड़ाई थम गई, लेकिन तभी राकेश की बीवी ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि भैया ने ये ठीक नहीं किया और इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और इस सब बातें बता के मम्मी चुप हो गई। तो उस अघोरी ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी देवरानी ही इसके लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन जिस किसी ने भी, अगर ये उसने भी किया है तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। आपके बेटे को जान का खतरा था, उसकी जान जा सकती थी। उन्होंने पापा से सिर्फ इतना कहा कि अगर ये सब कुछ आपकी संपत्ति और आपके गांव में लेकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अगर आप अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो गांव की जायदाद की तरफ से अपना ध्यान हटा लो, छोड़ दो उस दौलत को, क्योंकि आपका भाई और उसकी औरत किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पापा ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने गांव की जायदाद का 1 रुपये भी नहीं लिया और दादाजी से मना कर दिया था, क्योंकि उनके लिए हम लोग ज़्यादा ज़रूरी थे।